तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इतिहास। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसमें हम बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। तो चलते हैं इतिहास की ओर। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। और इनकी पुस्तिका कौन है? हेरोडोटिका में, जिसमें इतिहास के बारे में बताया गया। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसके लिए कोई व्यक्ति सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला है, देखिएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। लेकिन पूछेगा आग से खाना बनाना किस काल में सीखा? तो कहिएगा मध्यपाषाण काल में। मनुष्य ने घर बनाने की कला नवपाषाण काल में सीखी थी। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने अपनी पहली तामा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तामा धातु का प्रयोग किया। आगे देखिएगा, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रथम औजार क्या थी? कुल्हाड़ी थी। वह जो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाया था, वह औजार जो क्या था? कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह कहाँ है? पाकिस्तान में। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? जौ थी। और सेकेंड देखिएगा, प्रमुख वेद। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और यह कितने प्रकार का है? यह 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ये पूछ दिया है कि कितने सूक्त हैं और ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1080 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ऋग की 5 शाखाएं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सोमदेव का उल्लेख जो है 9वें मंडल में है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया और उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास द्वारा 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है और इस राजा सुदास की जीत हुई और यह पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा था।
ये भरत वंश के राजा सुदास जो थे, ये 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। और यह वर्तमान में यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अब अगला वेद पढ़ेंगे यजुर्वेद। यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया। गद मतलब क्या होता है, कहानी, और पद मतलब कविता, दोनों रूपों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। पूछ देगा आपको किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, तो हो जाएगा सामवेद। यह सबसे छोटा वेद है। इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह मिलता है। सामवेद में धुन और संगीत का जो है संग्रह मिलता है। अथर्ववेद, यह सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को आधुनिक वेद कहते हैं। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और लौंगिक जीवन का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेदांग में कुल संख्या कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है? शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है और छंद है। ये 6 वेदांग में कुल 6 संख्या है। और पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है क्या है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। और वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। वर्तमान उपलब्ध पुराण हैं गुप्त काल के आसपास हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य का वंश से है और मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश और वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के रचयिता के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र मूलतः एक राजनीतिक से संबंधित शास्त्र है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाई पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनु स्मृति, या इसका लेखक कौन है? मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यह भद्रबाहु ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिली। जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता।
सिंधु घाटी का काल जो पूछेगा तो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा टीले का प्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कसयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को कसयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मेसन जो है पश्चिमी पंजाब में रेलगाड़ी बिछाने के क्रम में उन्होंने जब वहाँ पर खुदाई किया तो पता चला, वहाँ देखा यहाँ पक्की ईंटें और नक्काशी किए हुए ईंटें का प्रमाण मिला। इन्होंने उसी समय बोला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है और इसका उल्लेख 1826 में ही दिया था। चलिए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। 1921 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे और यह एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। कॉलोनी का आविष्कार यहीं से हुआ था, प्रमाण मिलता है। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक या चित्रात्मक, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और भावात्मक या चित्रात्मक जो भी कह सकते हैं, या दोनों में लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता में नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु समाज था मातृसत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। मोहनजोदारो से एक कस की मूर्ति नर्तंगी की मिली है। मोहनजोदारो से एक कस की मूर्ति नर्तंगी की मिली है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। नक्काशी ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। और इसमें हड़प्पा सिंधु सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल जो है खोजे गए हैं। ये देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में, और यह रावी नदी 1921 में खोजा गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी 1922 में खोजा गया। चाहूदरो पाकिस्तान में, सिंधु नदी पर 1931 में। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी पर है 1953 में। लोथल भोगवा नदी पर है 1957 में। धोलावीरा गुजरात में है 1967 में। सूतकांगी डोर पाकिस्तान में दशक नदी पर है 1927 में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत क्या है? अन्नागार है। इसकी मुख्य फसल गेहूं, जौ थी तथा सूती एवं ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसकी मुख्य फसल जो थी गेहूं, जौ थी और ये सूती और ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्रमाण हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना
पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासा खेलने इत्यादि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल की दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो था वह वैदिक सभ्यता थी और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों का भाषा जो था संस्कृत था। यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखिएगा। प्रशासन की इकाई 5 भागों में बांटा गया था। पहला है कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ये 5 प्रशासन की इकाई जो है 5 भागों में बांटा गया था। और कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। चलिए आगे। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। विष का प्रधान विषपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। सभा और समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी और स्त्रियां जो थी दोनों में भाग ले सकती थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा। युद्ध के लिए गजविष्ट शब्द का प्रयोग क्या करते थे? किस शब्द का प्रयोग क्या करते? गजविष्ट शब्द का प्रयोग क्या करते थे? व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। आर्य की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया कौन था? पिता होता था। और इसके और कुलप या गृहपति भी कहते थे। इसे जो आर्य समाज का पितृसत्तात्मक था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया जो पिता होता था और उसे कुलप या गृहपति भी कहते थे। आगे चलते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। और आर्यों का विषय पेय पदार्थ सोमनाथ था। यह वनस्पति से बनाया गया था। आर्यों के प्रिय पेय पदार्थ जो था सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया गया था। उपनिषदों की संख्या जो थी 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड था। देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 2-3 बार मिलता है।
और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी को 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ। लेकिन ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। सत्यवेम जैते मुंडोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन शाक्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन दर्शक थे। जैन धर्म की स्थापक प्रथम तीर्थस्थक ऋषभदेव, जिनका उपनाम आदिनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थस्थक पार्श्वनाथ था, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो किसके थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।